गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार। आज फिर से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण कर रहे थे। वे ऑफ टेक्स्ट की लास्ट क्लास गणितीय विश्लेषण कर रहे थे। तो गणितीय विश्लेषण ये वाला वीडियो आप जरूर देखना। यहाँ पे मैंने परिणामी आयाम निकाल के बताया था आपको। आई बटन में जाके आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक जब पिछले वाला प्रीवियस वीडियो देखोगे तभी आपको आगे से कंटिन्यू होगा और आप इसको समझ पाओगे। तो इस स्थिति में जब व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण कर रहे थे तो उस स्थिति में हमने परिणामी तरंग का समीकरण निकाला था। जो परिणामी तरंग का समीकरण आया था, परिणामी तरंग समीकरण, और परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण आया था वो आया था y बराबर a sin ओमेगा t प्लस में थीटा। a की जगह परिणामी आयाम कितना आया था r। ये परिणामी तरंग समीकरण आया था y बराबर r sin ओमेगा t प्लस थीटा। यहां पर जो r था वो क्या था? r तो है परिणामी आयाम और थीटा है वो क्या है? वो है कला कोण। परिणामी आयाम और थीटा क्या हो जाएगा? यहां से कलांतर बोल सकते हैं या कला कोण बोल सकते हैं। ये निकल के आएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि कोई भी तरंग समीकरण बनाएंगे तो उसमें हमें r की वैल्यू भी पुट करनी होगी, परिणामी आयाम की, और थीटा कला कोण की वैल्यू भी पुट करनी होगी। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने दो टर्म्स मानी थी। तो वहां पर दो टर्म्स कौन सी थी? हमने आयाम में ये माना था ना, माना a1 प्लस में a2 cos फाई बराबर तो है r cos थीटा, और a2 sin फाई बराबर था r sin थीटा। ये वैल्यू हमने मानी थी। इसको समीकरण नंबर 1 माना था और इसको समीकरण नंबर 1। ये वाला ये जो मान रहे ये वीडियो, इसका जो प्रीवियस वीडियो उसमें आप जरूर जाके देखिएगा। इसका जो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण है वो डिटेल से बताया था मैंने। आई बटन में ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब देखो यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी r की और थीटा की। तो r क्या होगा इस तरंग का? परिणामी आयाम। तो परिणामी आयाम निकालने के लिए हम कहां से निकाल सकते हैं? इन दोनों समीकरणों से। तो परिणामी आयाम निकालते हैं, देखो क्या होगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट बन के आता है वो आता है परिणामी आयाम, फर्स्ट पॉइंट परिणामी आयाम। और निकालेंगे कैसे होगा? अब देखो r की वैल्यू निकालनी है। तो एक समीकरण तो ये a1 प्लस में a2 cos फाई बराबर r cos थीटा, और दूसरा है a2 sin फाई बराबर r sin थीटा। तो इन दोनों में r की वैल्यू हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करें? इस समीकरण का वर्ग कर दें और इस समीकरण का वर्ग करके दोनों को जोड़ दें। समीकरण 1 पर 2 का वर्ग करके जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखो LHS की साइड से जुड़ जाएगी और RHS से जुड़ेगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना बनता है? 1। यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का वर्ग करके जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो इस साइड से जोड़ते हैं इसको, तो ये क्या आएगा? इसको लिखते हैं पहले। समीकरण 2 का वर्ग करते हैं तो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, ये इसका बन गया। प्लस में इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो प्लस में a1 प्लस में a2 cos फाई की होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दोनों को करना है। और इधर से इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम कॉमन ले लेंगे। r स्क्वायर क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। या फिर आप मान लो पहले फर्स्ट समीकरण ले रहे हो तो पहले फर्स्ट समीकरण का वर्ग कर दो और बाद में दूसरे का। एक ही बात है, कैसे भी करो। इसका बोलेंगे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस में 2ab कितना हो जाएगा? 2a1 a2 cos फाई इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा r स्क्वायर कॉमन बराबर, तो r स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है 1। इसकी वैल्यू रख देंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो r स्क्वायर बराबर होगा, यहां से देखो a1 स्क्वायर अकेला है, इसको आगे कर ले, a1 स्क्वायर प्लस में, अब देखो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई और यहां पर भी a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, दोनों में से क्या कॉमन ले ले? a2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। a2 स्क्वायर आ गया, कॉमन बचेगा क्या? sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, तो sin स्क्वायर
फाई प्लस में कोस स्क्वायर फाई प्लस, आगे में अब एक टर्म्स और बच गई है इसमें, कौन सी है, 2a1 a2 cos फाई, आगे लिख देते हैं 2a1 a2 cos फाई। तो यहां तक आपको क्लियर है, ये स्टेप बाय स्टेप किया गया है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं तो देखो दोनों का कोण समान है, यहां पर भी फाई कोण है और यहां पे भी फाई कोण है। कोण समान हो, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों का योगफल हो, तो ये एक सर्वसमीका बन गई। साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी रख देंगे हम, 1 रख देते हैं। तो 1 वैल्यू रखने के बाद में यहां से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या आएगी, r स्क्वायर बराबर होगा a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, प्लस में आगे की टर्म्स कौन सी है, 2a1 a2 cos फाई। ये हमारा r स्क्वायर का समीकरण आ गया है कि r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर है। अब यहां से देखो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों साइड क्या लेना होगा हमें, अंडर रूट, तो दोनों का वर्गमूल करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो r बराबर होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये बन के आ गया हमारा परिणामी आयाम। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी तरंग के समीकरण का परिणामी आयाम निकाला जा सकता है। तो देखो r की वैल्यू आ गई ना, r की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। अब एक सोचने वाली बात है यहां पर, ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा है क्या आपका, बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। सदिश, जब दो सदिश रहते हैं, मान लो हमें एक सदिश दे रखा है a, एक सदिश दे रखा है b, दो सदिशों के मध्य कोण दे रखा है थीटा, तो दोनों का परिणामी कैसे निकालते हैं, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सेम सदिश की तरह का फॉर्मूला है क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो जब परिणामी सदिश निकालते हैं वैसे ही परिणामी आयाम निकाला जाता है, तो हम उससे रिलेट करके, सदिशों के परिमाण से रिलेट करके इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये है, यह परिणामी आयाम का समीकरण है, यह परिणामी आयाम का समीकरण है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, परिणामी आयाम किसी भी तरह का। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, एक तो हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें क्या निकालना है, कलाकोण थीटा निकालना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं हम नेक्स्ट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिणामी तरंग का कलाकोण किस तरीके से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू भी हमें समीकरण 1 व 2 से निकालनी है। तो 1 व 2 से कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो। क्यों, हम 1 में 2 का भाग भी दे सकते हैं, लेकिन 2 में 1 का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 में भाग देंगे तो इसमें आएगा r sin थीटा बटे r cos थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा और sin बटे cos क्या होता है, tan। तो tan से ही हमें क्या निकालनी होती है, कलाकोण या दिशा निकालनी होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कलाकोण की, परिणामी तरंग का कलाकोण किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, थीटा। तो ये निकालने के लिए समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो समीकरण 2 भाग 1 से, 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो RHS में RHS का भाग दे दो, तो r sin थीटा इसको इधर रख लो, a1 प्लस में नहीं सॉरी ये इधर देखो a2 sin फाई अपॉन में, अब इसमें LHS का भाग देंगे किसका, a1 प्लस में a2 cos फाई, इसका भाग दे देंगे, बराबर होगा r sin थीटा में भाग लग जाएगा इसका r cos थीटा का, तो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा, r से r कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि tan थीटा बराबर होगा a2 sin फाई अपॉन में a1 प्लस में a2 cos फाई। क्लियर, ये आ गई यहां से, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो सीधे सी स्टेप आएगी आगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर क्या आ जाएगा a2 sin फाई अपॉन में a1 प्लस में a2 cos फाई। ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी तरंग का कलाकोण निकाला जा सकता है। ये वाले फॉर्मूले आपने कुछ देखे थे क्यों लग रहे हैं, अगर आपने 11वीं क्लास में तरंग वाला चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से बताया था मैंने, तो तरंग वाले चैप्टर में
मैंने वहां पर भी आपको व्यतिकरण बताया था कि ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण किस तरह से होता है, वहां पर कलाकोण कैसे निकालते हैं, परिणामी आयाम कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीजें यहीं पर आ रही है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कलाकोण। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? थर्ड पॉइंट आता है कि तरंग की परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं। देखो कोई भी तरंग निकलती है किसी भी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश किस रूप में उत्सर्जित होता है, तरंगाग्र के रूप में। ये बात कौन कहते हैं? हाइगन्स। और तरंगाग्र का प्रत्येक भाग एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, जिसे द्वितीयक तरंगाग्र बनता है। और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से, परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या करके बताइए। आप फिर से 5-6 वीडियो बैक हैं इस वेव ऑप्टिक्स के, 6 वीडियो पहले के बने हुए हैं, तो वो 6 वीडियो कंटिन्यू करके आप उनको देखिए, फिर इस वीडियो को यहां से आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। अब हम बात करते हैं तीव्रता की, कि तीव्रता किस प्रकार से इनमें डिसाइड, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो तीसरा पॉइंट निकालते हैं तीव्रता का। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, ये कलाकोण हो गया। थर्ड पॉइंट तीव्रता पे बात करें तो तीव्रता क्या होगी? परिणामी तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता। तो ध्यान रखना, तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। इसका मतलब क्या होगा कि तीव्रता, इंटेंसिटी आई से लिखते हैं इसको, तीव्रता समानुपाती होगी आयाम का स्क्वायर, आयाम के वर्ग। ये डेफिनेशन होती है तीव्रता की, कि किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। मान लेते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी है? I, और परिणामी तरंग का आयाम कितना है? R। यदि परिणामी तरंग की तीव्रता, यदि परिणामी तरंग की तीव्रता I तथा परिणामी आयाम कैपिटल R हो तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? I समानुपाती होगी R स्क्वायर, क्योंकि परिणामी तरंग की तीव्रता हमने I मानी और परिणामी तरंग का आयाम क्या माना है? R, तो I समानुपाती होगा R स्क्वायर के। समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है यहां पर, और नियतांक क्या ले लेंगे यहां से? I बराबर होगा K इनटू में R स्क्वायर, ये मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये परिणामी तरंग की तीव्रता। इसी प्रकार अब मान लो कौन सी तरंग ले रहे हैं हम तरंग ले लेते हैं पहली, और पहली तरंग का समीकरण क्या था? y1 बराबर a1 sin ओमेगा t था। यदि प्रथम तरंग की तीव्रता i1 हो, यदि प्रथम तरंग की तीव्रता i1 हो तो i1 कितनी हो जाएगी? तो i1 समानुपाती होगी a1 की स्क्वायर, क्योंकि पहली तरंग का आयाम कितना था? a1, तो i1 समानुपाती होगी a1 स्क्वायर। यहां से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? वही k आ जाएगा। तो i1 बराबर क्या होगा? k इनटू में a1 स्क्वायर। तथा दूसरी तरंग की तीव्रता, और दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी हो जाएगी? i2 समानुपाती होगी a2 स्क्वायर, बराबर होगी i2 बराबर k इनटू में a2 की स्क्वायर। ये हो गई। यहां से ये परिणामी तरंग की तीव्रता है, ये प्रथम तरंग की तीव्रता है, ये द्वितीयक तरंग की तीव्रता है, क्योंकि दो ही तरंगें ली थी हमने। अब हम बात करते हैं इस पे। परिणामी आयाम हमने लिखा था r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। तो ये वैल्यूज वहां पर पुट कर देते हैं यहीं पर, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो देखो परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे निकालेंगे? परिणामी तरंग की तीव्रता, तो परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी हो जाएगी? I बराबर होगी k इनटू में r स्क्वायर, और r स्क्वायर की परिणामी आयाम की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos phi। यही होती है ना यहां से। अब क्या करें? इस k को, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो k को अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी? I बराबर k a1 स्क्वायर प्लस में k a2 स्क्वायर प्लस में 2 k a1 a2 cos phi बन गई। अब देखना ध्यान से यहां पर k a1 स्क्वायर कौन सी तरंग की तीव्रता है? पहली तरंग की तीव्रता।
इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम I1 K A2 किसकी है दूसरी तरंग की तीव्रता इसको लिख सकते हैं I2 तो ये हो जाएगा I बराबर होगा I1 प्लस में I2 प्लस में। अब यहां पे क्या करें यहां पे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि सपोज हम इसका अंडर रूट अगर इसका वर्ग लेंगे तो वर्ग लेने पर अंडर रूट I1 का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट I1 बराबर होगा अंडर रूट K into A1 क्योंकि यहां पे देखो A1 आया है ना A1 और A2 इनकी घातें सिर्फ एक है दो नहीं स्क्वायर होती तो हम वो लिख सकते थे लेकिन अब वहां से उसी फॉर्मूले से A1 की सिंगल घात बना के इसको तरंग की तीव्रता के संबंध में बनाते हैं तो देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट I1 बराबर होगा K into में A1 अंडर रूट K into में A1 क्योंकि वर्गमूल लेने दोनों का तो अंडर रूट I1 आ जाएगा और K का अंडर रूट K और A1 आ जाएगा यहां से करें तो इसका क्या लिख सकते हैं अंडर रूट I2 बराबर होगा अंडर रूट K into में A2 इसका मतलब साफ साफ ये है कि यदि हमें अंडर रूट I1 लिखना है तो अंडर रूट K into A1 लिख देंगे और अंडर रूट K into A2 है वहां पे अंडर रूट I2 लिख देंगे तो यहां पर इस K को दो भागों में तोड़ ले इसको ऐसे लिख दें कि अंडर रूट K into अंडर रूट K अगर मान लो इस K को दो भागों में तोड़े तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना दो अंडर रूट K को A1 के साथ में ले लो अंडर रूट K into में A1 एक तो ये हो गया और एक अंडर रूट K इसके साथ ले लो अंडर रूट K into में A2 ये हो गया अब गुणा करो अंडर रूट K into अंडर रूट K कितना आ जाएगा K cos phi को अलग ले लो ये आ गया अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट K into A1 को देखो यहां से अंडर रूट I1 और इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट I2 तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा I I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 into में अंडर रूट I2 into में cos phi और ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो किसका आ रहा है परिणामी तरंग की तीव्रता का आ रहा है तो इस तरीके से हम परिणामी तरंग की तीव्रता फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहां पर देख लो बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने तीव्रता किस तरह से निकालते हैं कि परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी ये फिक्स है अब ये कैसे पता चला कि आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी तो याद रखना 11वीं क्लास में चैप्टर आता है ध्रुवीय तरंगें और वहां पर जब ध्रुवीय तरंगों का वेग निकालते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग जो कि वेग कितना आता है v बराबर अंडर रूट k अंडर रूट e अपॉन रो आता है ना प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व का अंडर रूट ये ध्रुवीय तरंगों का वेग आता है v बराबर अंडर रूट e अपॉन रो अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग तो इसी फॉर्मूले में वहां पर तीव्रता या ऊर्जा डिसाइड होती है और वो ऊर्जा होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती बराबर होती है मतलब वो एक फॉर्मूला आता है तो तीव्रता वहां से पता लगता है कि आयाम के वर्ग के क्या होती है समानुपाती और इस हिसाब से हम जब निकालेंगे तो परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला ये आएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 इनटू अंडर रूट I2 इनटू cos phi जबकि आयाम का क्या आता है परिणामी आयाम R बराबर होगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 cos phi ये परिणामी आयाम होता है कला कोण अभी बताया थोड़ी देर पहले थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A2 sin phi अपॉन में A1 प्लस A2 cos phi तो ये फॉर्मूले हो गए नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं इनकी कंडीशंस पे अब कंडीशंस कौन सी होंगी ये बात हुई है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण अब व्यतिकरण के दो प्रकार के होते हैं एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण तो हम संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन भी यहां से फाइंड आउट करेंगे और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन भी यहीं से क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे तब जाके हमारा व्यतिकरण कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट टॉपिक हम इनके टाइप्स पे आते हैं कि संपोषी व्यतिकरण को किस तरह से देखेंगे अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यतिकरण की स्थितियों के बारे में व्यतिकरण की स्थितियां वो देखेंगे दो प्रकार होते हैं व्यतिकरण में उन्हीं में तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो संपोषी व्यतिकरण पे बात करेंगे अब संपोषी व्यतिकरण में हम गणितीय विश्लेषण से देखेंगे कि किस तरह से इनका तरंग का परिणामी आयाम आता है परिणामी तीव्रता किस तरीके से निकालेंगे कला कोण कितना होता है तो वो सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें संपोषी व्यतिकरण के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि संपोषी व्यतिकरण होता क्या जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है मतलब एक तरंग अगर ऊपर से जा रही है तो दूसरी तरंग भी ऊपर से ही जानी चाहिए दोनों का आयाम कुछ भी हो सकता है अलग अलग
A2, क्योंकि हम दो ही तरंगों पर बात कर रहे हैं, ज्यादा पर बात नहीं कर रहे हैं। तो दो अलग अलग आयाम की तरंगें यदि समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपित होने से कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी व्यतिकरण। फिर दूसरी बात, समपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर पाई का समगुणज होता है, और पाई का समगुणज कितना होता है? 2n पाई। तो यहां पे बात करते हैं समपोषी व्यतिकरण में कलांतर, तो कलांतर कितना होता है इसमें? पाई बराबर 2n पाई, मतलब पाई का समगुणज होता है। पाई का समगुणज ले तो कितना हो जाएगा? पाई बराबर, अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 0 ले तो 0, फिर कितना आ जाएगा? 2 पाई, फिर आ जाएगा 4 पाई, और ऐसे करके कहां तक जाएगा? 2n पाई तक। ये इसमें कलांतर होता है। अब हमें ये समपोषी व्यतिकरण होता है तो इसकी सारी कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, मतलब इसका परिणामी आयाम भी फाइंड आउट करना है, समपोषी व्यतिकरण में तरंग का परिणामी तीव्रता भी निकालनी है, फिर परिणामी कला कोण कितना आता है वो भी निकालना है। तो दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होते हैं। यहां पे अगर तरंग प्रतिरूप बनाऊं मैं समपोषी व्यतिकरण का, इसमें जो तरंग प्रतिरूप कैसे बनेगा? तरंग प्रतिरूप, तो जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो, मान लो ये दो तरंगे, यहां पे बात करते हैं कि दो तरंगे हैं वो समान कला में अध्यारोपित हो रही है, इस तरीके से जा रही है, ये जा रही है और इस तरीके से, ठीक है। इस तरंग का आयाम कितना है? इस तरंग का आयाम है A1, ये एक तरंग जा रही है। फिर समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। दूसरी तरंग का आयाम मान लेते हैं A2, और वो किस तरीके से जा रही है? दूसरी तरंग का आयाम इससे थोड़ा सा ज्यादा है और कला दोनों की समान है, इस तरीके से जा रही है। और इसका आयाम कितना मान ले? दूसरी तरंग का आयाम ये मान लेते हैं A2। क्लियर? पहली तरंग का आयाम है A1 और दूसरी तरंग का आयाम है A2, ये मान लिया। ये भी यहां से लेके यहां तक A2 दो तरंगें होंगी, समान कला में अध्यारोपित हो रही है, तो कौन सा, यहां से कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी व्यतिकरण। इधर लेंगे ये विस्थापन आएगा y, और इधर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा इस साइड, इस समय के साथ विस्थापन समीकरण। दोनों समान कला में अध्यारोपित करा दी। अब समान कला में अध्यारोपित होने से एक परिणामी तरंग बनेगी। देखो हमने गणितीय विश्लेषण पढ़ा था व्यतिकरण का, उसमें बताया था y बराबर y1 प्लस y2, मतलब पहली तरंग y1 a1 sin ओमेगा t और दूसरी तरंग y2 a2 sin ओमेगा t। दोनों तरंगों का अध्यारोपण करने से एक परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आया था, जो कि आया था y बराबर r sin ओमेगा t प्लस थीटा, जो कि गणितीय विश्लेषण में आया था। क्लियर है? तो वैसे ही यहां पे परिणामी आयाम निकालेंगे। तो पहला पॉइंट होता है समपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम। अब परिणामी आयाम निकालना है, तो परिणामी आयाम के लिए कैसे निकालेंगे? समपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम निकालने के लिए हमें दो वैल्यू जरूर चाहिए। देखो परिणामी आयाम में cos फाई आता है, और जब कला कोण निकालते हैं वहां पे sin फाई आता है। तो यहां पे देखो जब कलांतर पाई का समगुणज हो तो sin फाई की वैल्यू कितनी होगी? तो sin फाई बराबर कितना? फाई की जगह 0 डालो, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 0। cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? cos की जगह फाई की जगह 0 डालो, क्योंकि सारे डालने की जरूरत नहीं है, पहला जो डालेंगे यहां पे फाई का मान कलांतर, उसी से हमें वैल्यू पता लग जाएगी। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये किसमें होती है? समपोषी व्यतिकरण में। समपोषी व्यतिकरण में ये वैल्यू होती है। अब परिणामी आयाम निकालते हैं, तो परिणामी आयाम कितना होगा? r बराबर √a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। cos फाई की वैल्यू कितनी होती है समपोषी व्यतिकरण के लिए? 1, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण के लिए चूंकि cos फाई और फाई की वैल्यू 0 डालोगे तो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये वैल्यू 1 रखेंगे तो r बराबर कितना होगा? यहां से √a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 को इससे गुणा करेंगे, ये ही रहेगा। क्लियर है? यहां पर क्योंकि इसका मान 1 है ना, समपोषी व्यतिकरण की बात हो रही है। ये एक फॉर्मूला बन रहा है किसका? a1 प्लस a2 की होल स्क्वायर। तो परिणामी आयाम कितना हो जाएगा? r बराबर √a1 प्लस a2 की होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो कितना आएगा? r मैक्सिमम बराबर आ रहा है a1 प्लस a2। अब ये r मैक्सिमम a1 प्लस a2 आ रहा है, क्यों? कि जब समपोषी व्यतिकरण होता है तो समपोषी व्यतिकरण में दो अलग अलग आयामों की तरंगें यदि समान कला में अध्यारोपित हो तो उन दोनों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, और व्यतिकरण प्रतिरूप का परिणामी आयाम वो दोनों तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है। क्योंकि समान कला में 0 डिग्री पे हो रही है तो 0 डिग्री पर दोनों का आयामों का योगफल कर देंगे, वो किसका आयाम आ जाएगा? r मैक्सिमम। और कौन सी तरंग का आएगा? परिणामी आयाम, मतलब परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी आयाम
किसका होता है? परिणामी तरंग का आयाम। अब यहाँ पे परिणामी तरंग बनाए तो परिणामी तरंग इसमें कैसे आएगी? क्योंकि पहली तरंग इसका आयाम है a1, दूसरी तरंग का आयाम है a2, दोनों के अध्यारोपण से तरंग प्रतिरूप बनेगा और परिणामी तरंग बनेगी, और परिणामी तरंग का आयाम क्या आएगा? दोनों का योगफल। तो ये तो श्योर हो गया कि a1 से भी ज्यादा और a2 से भी ज्यादा, क्योंकि दोनों का योगफल होगा। तो परिणामी तरंग कैसे आएगी? इस तरीके से परिणामी तरंग ऊपर से जाएगी और नीचे से, मतलब इसका जो आयाम होगा यहां से लेके यहां तक, यह आयाम होगा a1 प्लस a2 बराबर कितना होगा? r मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में जो आयाम होता है वो कौन सा आयाम होता है? अधिकतम आयाम। कितना होता है ये? अधिकतम आयाम। क्लियर है? ये तो बात हो गई आयाम की, संपोषी व्यतिकरण की। फिर दूसरा निकालें। अब संपोषी व्यतिकरण में क्या निकालेंगे? तरंग की तीव्रता, तरंग की, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 इंटू में अंडर रूट I2 इंटू में cos पाई। ये फॉर्मूले को आपको याद रखने होंगे। अब यहां पर भी cos पाई की वैल्यू कितनी होगी संपोषी व्यतिकरण में? 1। ये दोनों वैल्यू मैंने पहले ही इसलिए डिसाइड कर दी ताकि वहां पे डायरेक्ट हम पुट कर सके, रख सके। तो cos पाई 1 हो जाएगा, तो I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू में 1। इसको इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब यहां से फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है? परिणामी तरंग। तो परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर होगी I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 इंटू में अंडर रूट I2। इसका फॉर्मूला बन रहा है। ये वाला जो परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला बन रहा है किसका बन रहा है? यहां से देखो, इसको क्या लिख दूं? अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर और 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। तो ये बन जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं यहां पे लिखता हूं इस साइड, तो इस साइड कैसे डिसाइड करेंगे इसको? देखो ये हो जाएगा I बराबर होगा, इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा? अंडर रूट I1 की स्क्वायर प्लस में अंडर रूट I2 की स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट I1 इंटू में अंडर रूट I2। तो देखो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो क्या आएगा? I बराबर होगी अंडर रूट I1 प्लस में अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर, और ये तीव्रता भी क्या आएगी? मैक्सिमम। कि वह व्यतिकरण जिसमें परिणामी आयाम व तीव्रता दोनों अधिकतम हो, कौन सा व्यतिकरण कहलाता है? संपोषी व्यतिकरण। और जिसमें शून्य होते हैं वो कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण। क्लियर है? यहाँ पे किस तरीके से आया? परिणामी आयाम उसी फॉर्मूले से निकाले और परिणामी तीव्रता भी उससे निकाले जो तीव्रता का फॉर्मूला था। अब तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे? क्या फाइंड आउट करेंगे? कलाकोण। तो कलाकोण फाइंड आउट करने के लिए देखो कैसे निकालेंगे, यहीं से करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कलाकोण। तो देखो कलाकोण कैसे फाइंड आउट करेंगे? कलाकोण होता है थीटा। कलाकोण का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a2 sin phi अपॉन में a1 प्लस a2 cos phi। क्लियर है? या गया यहां से। अब इसमें sin phi और cos phi की वैल्यू डाल दें, तो यहां से हमने निकाली, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण के लिए sin phi कितना होगा? 0, और संपोषी व्यतिकरण के लिए cos phi कितना होगा? 1। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि sin phi बराबर होता है 0 और cos phi बराबर कितना होता है? 1। तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला कुछ भी रखो, जब ऊपर वाला ही 0 हो गया तो ऊपर 0 में किसी का भाग दो 0 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स 0, और 0 tan इनवर्स 0 का भाग देंगे tan इनवर्स 0 की वैल्यू, तो tan थीटा को इधर लेके आएंगे। अगर tan को इधर लेके आएंगे तो tan थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब कोण भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि इसको इधर लाओगे तो क्या बनेगा? tan थीटा बराबर 0। अब टेबल में देख लो कि tan के कितने डिग्री के मान पे इसका मान 0 होता है। तो 0 डिग्री पर 0 होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री। तो परिणामी तरंग में कलाकोण भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो देख लो 0 ही। जब पहली तरंग भी ऊपर से जा रही है, दूसरी तरंग भी इधर से ऊपर से जा रही है, दोनों समान दबाव में, तो परिणामी तरंग भी ऊपर से ही। क्यों? क्योंकि कलांतर कितना है? क्योंकि ये भी ऊपर से जा रही है तो वो भी ऊपर से जाएगी, तो दोनों के मध्य कलाओं का अंतर क्या कहलाएगा? 0 ही होगा। तो
ये 0 आ रहा है, वहां पर भी आ रहा है। तो समकोषी व्यतिकरण का तरंग प्रतिरूप ये बनेगा, ध्यान में रखना, ऊपर बनेगा और इसका आयाम है यहां से लेके यहां तक, इसको आप लिखोगे ये a1 + a2 बराबर r मैक्सिमम और परिणामी तरंग लिख देना। क्लियर है? ये 3 पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको कि समकोषी व्यतिकरण में समयांतर कितना होता है। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब व्यतिकरण बताया था तो उस टाइम पे मैंने आपको कलांतर, पथांतर और समयांतर तीनों में एक संबंध बताया था कि कलांतर से पथांतर कैसे फाइंड आउट करते हैं और समयांतर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, समयांतर। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, समयांतर किस तरीके से निकालेंगे। समयांतर को लिखते हैं डेल्टा टी से। क्लियर है? अब कलांतर, पथांतर, समयांतर, तो कलांतर है हमारे पास, कलांतर ये रहा 2n पाई, तो समयांतर निकालेंगे तो क्या होता है, अगर आप यहां पे लोगे फाई, कलांतर ले लो फाई की वैल्यू, तो फाई कला कोण कितना होता है, एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है, 2 पाई, फाई अपॉन 2 पाई बराबर। यदि आप पथांतर ले रहे हो अक्ष, तो एक चक्कर पूरा करने में, मतलब एक चक्कर अपना एक पूरा का पूरा एक राउंड पूरा करके कोई तरंग तो कितनी दूरी तय करेगी, तरंग दैर्घ्य के बराबर। और समयांतर निकालना है डेल्टा टी, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, ठीक, यही होगा, यही संबंध बताया था मैंने। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसको इसके बराबर कर दें क्योंकि हमें फाई की वैल्यू पता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2n फाई अपॉन में 2 पाई बराबर होगा डेल्टा टी बटे कैपिटल टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और टी इधर आ जाएगा तो ये रहेगा nt। तो समयांतर कितना होगा, डेल्टा टी बराबर nt। कौन से में, समकोषी व्यतिकरण में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि समकोषी व्यतिकरण कैसे करते हैं, किस तरीके से तरंग प्रतिरूप बनाते हैं और कैसे ये कलांतर, पथांतर और ये निकालते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल एक ही कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं व्यतिकरण की, समकोषी व्यतिकरण, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इसकी सेकंड कंडीशंस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हो तो उस स्थिति में इनके परिणामी आयाम और तीव्रता कैसे होंगी। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।